हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे। और इस क्लास में हम लोग बेसिकली 2 टॉपिक का आज बात करने वाले हैं। एक तो देख ही रहे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी बात करेंगे। तो आज ये 2 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, और आगे के चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझने के लिए इन दोनों को हमको अच्छे से पहले समझना होगा। इसके पहले के 2 लेक्चर का बात किया जाए तो 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत, जो कि चैप्टर का शुरुआत है तो पहले 2 क्लास में क्या ही होगा, बहुत बेसिक सी बात होगी। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और एक इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कैसे करते हैं, ये भी लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और आज के क्लास में 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बट स्टार्ट करने के पहले 1-2 बातें थोड़ा कर लिया जाए। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा था क्लास 11th और 12th ये दोनों को एक साथ लेके चलने की वजह ये है कि जो बच्चे क्लास 12th में अभी हैं, जो अपियर होंगे क्लास 12th में, उनके बोर्ड्स का भी एक तरीके से पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता चले, और जो नीट OJEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी 11th और 12th दोनों का कोर्स साथ साथ चलता चले। तो हर बच्चे के लिए ये दोनों 11th 12th दोनों के सिलेबस, दोनों के कोर्स एक साथ चलते रहें बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने क्लास 12th का भी शुरुआत कर दिया। काफ़ी बच्चों को कहना भी था कि सर क्लास 12th बोर्ड्स का भी हम लोग को देखना है, शुरुआत कर दिया जाए, तो शुरू कर दिया गया। ठीक है, बहुत देखो जल्दीबाजी में नहीं चलना है, बहुत ध्यान से बात समझो। जल्दीबाजी की बात अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अभी हम धीमे धीमे चलें, मगर पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तुम कुछ भी पढ़ लो, कितना भी रट लो, कुछ भी तरीका अपना लो, वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमको फिज़िक्स में नहीं मिल सकते। तो इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट लर्निंग पे बहुत फोकस करना है और बहुत डीप में जा कर के छोटी छोटी बेसिक बातों को ध्यान रखना है। जो इसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजल्ट्स उन्हीं के आते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होंगे, बेसिक्स नहीं आते होंगे, हम हाईएस्ट लेवल पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स पर बहुत अच्छे से काम करो। नॉट ओनली फिज़िक्स, अब चूँकि मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ तो बात फिज़िक्स की कर रहूँगा, लेकिन ये सिर्फ फिज़िक्स के लिए ही अप्लाई नहीं है। तुम किसी भी सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट के बेसिक्स और फंडामेंटल्स पर सबसे पहला ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी बातें धीमे धीमे होती जाती है। चलो तो शुरू करते बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि किसी बॉडी पर जो कुछ भी चार्ज हम कभी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, तो वो चार्ज हमेशा एक स्पेशल वैल्यू का मल्टीपल में ही हमको मिलता है। जैसे वी राइट Q = N/E, मतलब कि अगर किसी बॉडी पर कोई भी हम चार्ज कैलकुलेट करें, उस पर अगर चार्ज है, किसी बॉडी पर अगर कोई चार्ज है और हम उस चार्ज को मेज़र करें, कैलकुलेट करें किसी भी तरीके से, तो हम हमेशा ये पाते हैं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी तरीके का चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा एक खास वैल्यू के मल्टीपल में ही हमको देखने को मिलता है। इस मल्टीपल वैल्यू के अलावा कोई चार्ज हमें देखने को नहीं मिल सकते। इस बात को ध्यान समझो। तो इस बेसिक से प्रिंसिपल को कि किसी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो एक खास अमाउंट का जो चार्ज है उसके मल्टीपल में ही होगा, उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 टाइम्स 5 टाइम्स, इसके फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही तुमको देखने को मिलेगा। तो इसी बेसिक से प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो किसी बॉडी पर चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अगर क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, मैंने बहुत दफ़े बताया भी है कि किसी भी फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं जिसको हम कहते हैं कि यार वो क्वांटाइज्ड है ना। तो कोई ये क्वांटाइज्ड का मतलब यही होता है
कि किसी एक खास वैल्यू के मल्टीपल में ही कोई चीज़ अवेलेबल है, उस मल्टीपल के अलावा फ्रैक्शन में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये चार्ज किसी खास वैल्यू के हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेगा, तो खास वैल्यू होती क्या है वो? तो जो खास वैल्यू होती है E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही यहाँ पर E की वैल्यू है। तो और इसकी वैल्यू जो जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हो। नेचर में जो बेसिक चार्ज है फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको हम लोग कह करके पुकार सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, फंडामेंटल चार्ज के हमेशा मल्टीपल में ही होगा, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा इंटीजर में ही होगा। और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में होगी। इलेक्ट्रॉन का होगा तो -C, प्रोटॉन का होगा तो +C। तो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि भाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज का हमेशा मल्टीपल में मिलना ही उसके क्वांटाइज होने का कारण बनता है कि वो भाई क्वांटाइज्ड है। इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, या यूँ कहो कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसकी वैल्यू ये होती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो हम बोलते हैं भाई ये इतना चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे होगा तो हम चार्ज इतना कहते हैं नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव फिलहाल मैं यहाँ बात नहीं करना चाह रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव हमको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होगा तो -E के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो +E के फॉर्म में आएगा। लेकिन जो भी होगा, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी हमेशा इस वैल्यू के मल्टीपल में ही होगी। ठीक है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगी। अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कहने की बात को समझो, ये कहना क्या चाहता है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो ये होता है बेसिक सा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये कहने का मतलब होता है। अब कुछ अगर बेसिक बातें और समझना चाहोगे इसमें तो वो ये भी है कि इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का में दो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि जो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो हम लोगों ने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग को इस चार्ज के क्वांटाइज्ड होने का एकदम कंफर्मेशन मिल जाता है। जब हम लोग चार्ज चेक करते हैं कि चार्ज कितना डिपॉजिट हुआ, तो हम ये पाते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा एक वैल्यू का हमेशा मल्टीपल में आ रहा है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इस बात को देखेंगे, वहाँ समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को, पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोलिसिस को मैं। तो वहाँ पर फैराडे के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे उसमें ये बात एकदम खुलकर समझ में आती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड है। और एक्सपेरिमेंटली एक एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, मिल्कन एक्सपेरिमेंट। मिल्कन के ऑयल ड्रॉप का एक एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पर भी चार्ज के क्वांटाइज होने का पूरा पुख्ता सबूत हमको मिलता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन दोनों में ही चार्ज के क्वांटाइज होने का एकदम अच्छे से हमको कहानी पता चल जाती है। अब इसको हम लोग मालूम मैथमेटिकली समझना चाहें क्या, ठीक है ये बात सब कुछ सही है, एक्सपेरिमेंटली हमको दिख भी गया, मगर थ्योरेटिकली क्या आप समझा सकते हैं कि क्यों इंटीग्रल मल्टीपल में ही ये वैल्यू आ सकती है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, आखिर क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? बहुत सिंपल सा उसका रीज़न है। देखो अभी तक हम लोग क्या जानते हैं
कि किसी भी बॉडी पर चार्ज आना, भाई चार्ज की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं नेचर में दो ही है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इन्हीं के सरप्लस से या फिर डिफिशिएंसी से चार्ज अपीयर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चार्ज अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का सरप्लस हो गया तो हम कहेंगे उसका जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, वो नेगेटिव होगा। या किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो हम कहेंगे उसका जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सरप्लस या डेफिशिएंसी मतलब अधिकता या कमी से ही चार्ज अपीयर होता है। या इनके प्रेजेंट से भी कह सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कुछ प्रोटॉन प्रेजेंट है, इनकी वजह से जो भी चार्ज होगा बॉडी पर अपीयर होता है। तो मान लो मैंने ये कहा कि किसी बॉडी पे N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी बॉडी पर N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और N2 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन है और N2 जो है प्रोटॉन की संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज किसी बॉडी पर लाता है और एक प्रोटॉन प्लस ई चार्ज किसी बॉडी पर लेकर के आता है। जहाँ ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू दिस मच है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर मैं कहूँ कि किसी बॉडी पर N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, और ये भी मैं कहूँ कि दुनिया में इन दोनों के अलावा किसी पर भी चार्ज नहीं होता है, अगर किसी बॉडी पर चार्ज आया भी तो उसके पीछे यही दो पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि हम बेसिक हम जानते हैं कि भाई इन्हीं दो पार्टिकल्स के वजह से कोई बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती है। किसी की एक्सेस हो जाए, किसी की डिफिशिएंसी हो जाए, बॉडी विल बी चार्ज्ड। तो मैंने कहा बच्चा कि N1 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 प्रोटॉन्स है और दुनिया में इन दोनों के अलावा किसी पर चार्ज नहीं है। तो अगर किसी बॉडी पर N1 इलेक्ट्रॉन्स है, N2 प्रोटॉन्स हैं, तो उस पर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? वो सिंपल सी वजह से कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी विल बी N1 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस N2 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर किसी बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है तो उस बॉडी का टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? N1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस N2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, जहाँ पर ई की वैल्यू ये बोलना नहीं। ठीक है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो ये हम लोग कहते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल चार्ज। तो ये बताओ N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N2 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज निकालने का सिंपल तरीका है। अब यहाँ से अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ N2 माइनस N1 इंटू ई, कह सकते हैं। अब मुझको ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 जो हमेशा इंटीजर होगा, नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं ना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना, हमेशा इंटीजर में होगा। N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो भी हमेशा इंटीजर में होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो N2 N1 दोनों इंटीजर हैं, ये तो कन्फर्म है। तो N2 N1 अगर इंटीजर है तो N2 में से N1 का जो माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे, दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा? फ्रैक्शन तो होगा नहीं ना, इंटीजर ही होगा ना। तो अब ये बताओ किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? वो सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। जब N2 इंटीजर है, N1 इंटीजर है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो भी चार्ज आएगा थ्योरेटिकली वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हमेशा मल्टीपल में होगा। हो सकता है कि प्लस हो माइनस हो, वो डिपेंड करेगा N1 N2 की वैल्यू पर, लेकिन वैल्यू जो होगी वो ई के मल्टीपल में ही तो होगी, उसके फ्रैक्शन में तो होगी नहीं। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो। और ये दो बात ध्यान रखना कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिस में इसको सबसे पहली दफ़ा देखा गया और मिल्टन एक्सपेरिमेंट में इसको बहुत अच्छे से प्रूफ भी किया गया, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों को अब तुमको पढ़ाऊंगा मैं आगे, कैसे एक्सपेरिमेंट था, कैसे फैराडेस, खैर बहुत अच्छे से हमको पढ़ना भी इस चीज़ को, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हाउ चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल,
ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बात समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और तुमको समझाना बहुत ज़रूरी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज जो है, वो आखिर किस लिमिट तक कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट है। क्या इसकी हर जगह इस क्वांटाइजेशन का सिग्निफिकेंस है, फिर इसको हम ओवरलुक भी कर सकते हैं एक सर्टेन वैल्यू पर। देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये बेसिकली बहुत कम वैल्यू है, हम लोग के हिसाब से बहुत कम वैल्यू है ये। 1 कूलॉम बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है, बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहूँ कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है, 2 बॉडी है। बॉडी ए से 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ बॉडी बी में। बहुत ध्यान से बात समझना, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को समझना बहुत आसान है, मगर वो कितना सिग्निफिकेंट है, क्या वो एक्चुअल में हमें किस हद तक अफेक्ट करता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मान लो 2 बॉडी ए और बी है, इनके बीच में 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र करवाते हैं। मान लो ए से बी तक 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ। 1 कूलॉम बहुत बड़े चार्ज की वैल्यू होती है, हम लोग बेसिकली माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम में ही बात करते हैं। मान लो 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। 1 कूलॉम चार्ज में अप्रॉक्सीमेटली तुमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिलेंगे। अगर मैं इस फॉर्मूले से Q = से यहाँ पे 1 कूलॉम पुट करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, हम लोग बेसिकली डेसिमल के 1 पॉइंट यानी कि 1.6 तक ही अपनी वैल्यू को हम लोग लिमिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ से हम लोग पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो क्या पाएंगे कि 1 कूलॉम में ऑलमोस्ट इतने इलेक्ट्रॉन्स तुमको देखने को मिलेंगे। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा ए से बी के बीच में, तब 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र माना जाएगा। ए से बी की तरफ हो, बी से ए की तरफ हो, कुछ भी हो, बस ट्रांसफ़र समझ लो ए और बी के बीच में हो रहा है। तो अगर 2 बॉडी ए और बी के बीच में 1 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफ़र हो तो इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाना होगा ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। ये बहुत बड़ी संख्या है। जब इतनी बड़ी संख्या में ना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो अब पार्टिकल्स तो छोटे छोटे हैं, लेकिन तुमको उसका जो पार्टिकल नेचर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रेनी नेचर, ग्रेन की पार्टिकल से बना हुआ ग्रेन नेचर, वो तुमको अपीयर नहीं होगा। वो तुमको लगेगा नहीं कि वो पार्टिकल के फॉर्म में जा रहा है। तुमको क्या लगेगा कि चार्ज का फ्लो कॉन्टीन्यूअस हो रहा है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि ए से बी के बीच में जस्ट इमेजिन 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 100 इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है। तुम देख सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15, 20, एक इलेक्ट्रॉन आर विजिबल। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे तो यू कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कि भाई एक पार्टिकल आगे बढ़ रहा है। आप कह सकते हो हाँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तुमको लगेगा क्या चार्ज कॉन्टीन्यूसली फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो पार्टिकल नेचर जो है, जो ग्रेनी नेचर है, वो लॉस्ट हो जाएगा एंड यू विल नॉट सी एनी दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, चार्ज इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये कहानी, ये स्टोरी इस जगह पर बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हम कहते क्या है पता है, जब चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम कह सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात हो रही है, और जब चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी है कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, तो 2 चीज़ की अगर तुमको बात बताऊं मैं कि
मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा माइक्रोस्कोपिक लेवल। इन दो लेवल की बात किया जाए तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम, इतने चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, पार्टिकल नेचर, वो तुमको विजिबल नहीं होगा। और चार्ज क्वांटाइज्ड है, तुमको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात, तुम ग्लास में पानी पीते हो, तो एक ग्लास में तुमने पानी निकाला, वो पानी क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स है। एक पानी का फ्लो हो रहा है, किसी ट्यूब से पानी का फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ये पानी क्या है? ये पानी बेसिकली H2O मॉलिक्यूल्स तो है ना? ये पानी H2O मॉलिक्यूल्स ही तो है। लेकिन क्या वो जो मॉलिक्यूल्स, भाई वो मॉलिक्यूल्स भी तो फ्लो कर रहा है पानी का, लेकिन तुम क्या मॉलिक्यूल्स देख सकते हो क्या? अगर तुम मॉलिक्यूल्स देख पाते, तुम क्या देख पाते पता है? कि पानी पूरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, एक एक मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है। और वास्तव में एक्चुअली वो वही हो रहा है, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल का फ्लो हो रहा है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही नज़र आएगा। अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करोगे, जहाँ किसी पाइप से पानी निकल रहा हो, तो पानी पे इतने ज़्यादा नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे कि तुमको वो जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल तुम देख ही नहीं पाओगे। किसी ट्यूब से पानी फ्लो करता तुमने देखा होगा, कैसा दिखाई पड़ता है कि पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूअस है, दिखता है कि नहीं? लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो H2O मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है। हर मॉलिक्यूल के बीच में गैप भी है, हमें नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर पानी में H2O पार्टिकल विजिबल नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं कहूँ कि इस पाइप से 10 H2O मॉलिक्यूल, 25 H2O मॉलिक्यूल, 100 H2O मॉलिक्यूल फ्लो हो रहे हैं और हम उस मॉलिक्यूल्स को देख भी सकते हैं, तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फ्लो हो रहा है। और तुम कहोगे जो पानी का फ्लो है ना, ये क्वांटाइज्ड है। यहाँ जो पानी का अमाउंट निकल रहा है ना, वो H2O मॉलिक्यूल के मल्टीपल में है। ये तो सिंपल से फैक्ट है, ये फैक्ट है। यहाँ से जितना निकलेगा पानी, वो H2O मॉलिक्यूल के नंबर का मल्टीपल होगा, कंफर्म इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन हमें क्या चीज़ दिखाई पड़ पाती है? तुम एक ग्लास से पानी पीते हो, क्या वो पानी तुम्हारे मुंह में जब जाता है तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल दिखाई पड़ते हैं क्या? क्या 10 मॉलिक्यूल गया, 20 गया, 100 नहीं दिखते यार, क्योंकि उस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पानी लुक्स लाइक पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब तुम वो छोटे लेवल पर चेक करोगे तो है तो वो भी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो बेटा, मॉलिक्यूल का ही तो फ्लो होकर के पानी का फ्लो बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है ए से बी के बीच में, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को हम देख पाएंगे तो ना, हमको तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता दिखाई पड़ेगा। तो जो क्वांटाइजेशन नेचर है वो लॉस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पानी के मॉलिक्यूल को का एग्जाम्पल तुमको मैंने दिया, है तो मॉलिक्यूल्स ही, मगर उतने बड़े लेवल पर है कि हमको देखता है कि पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूअस है। एक नदी में भी पानी का फ्लो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो रहा है, लेकिन हमको क्या दिखता है? कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो रहा है। नहीं देख सकते उस लेवल पर। जो पानी का जो पार्टिकल नेचर है H2O वाला, वो लॉस्ट हो जा रहा है। एग्जैक्टली बेटा, यहाँ भी एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, यू कैन ईजिली इग्नोर। एकदम सीधी बात बता रहा हूँ, अगर दो बॉडी के बीच में 1 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, इतने चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। अरे तुमको एक बात मैं बताऊँ कि अगर 1 कूलम की बात कर रहे हो, अगर मैं 1 माइक्रो कूलम भी चेक करूँ तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स तुमको मिलेंगे। एक माइक्रो कूलम का भी ट्रांसफ़र होगा तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। ये इतनी बड़ी संख्या है कि तुमको पार्टिकल नेचर नज़र नहीं आएगा, चार्ज का ग्रेनी नेचर तुमको नज़र नहीं आएगा, एंड इट विल लुक कॉन्टिन्यूअस। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊँ, बहुत नज़दीक बहुत नज़दीक बहुत नज़दीक नज़दीक मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, है ना, डॉटेड कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ बहुत नज़दीक। अगर तुम बहुत पास से आकर के देखोगे, बहुत पास, जैसे जितने पास से मैं खड़ा हूँ उतने पास से अगर तुम आकर देखोगे तो तुमको ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे कि हाँ पॉइंट्स हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट्स को बहुत दूर से देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा पता है? कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन है, कॉन्टिन्यूस दिखाई पड़ेगा। बहुत दूर से देखोगे तुम तो, नज़दीक अगर देखोगे तब दिखेगा या तो लाइन नहीं, तो पॉइंट्स का कलेक्शन है। वही चार्ज के साथ होता है। अगर तुम बहुत दूर से उसको देख रहे होगे तो इट विल लुक लाइक अ कॉन्टिन्यूस लाइन। जो पॉइंट्स नेचर है वो लॉस्ट हो जाएगा। नज़दीक आगे देखोगे तब हाँ ये तो पॉइंट्स है। वही यहाँ पर भी होता है। तो जो तुमको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ वो ये होता है कि बेटा चार्ज इज ऑब्वियसली क्वांटाइज्ड, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो सिग्निफिकेंस उसका कब है? अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तुम देख रहे हो, जहाँ पर दो बॉडी के बीच में 50-100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बड़े तबीयत से तुमको नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के चार्ज का फ्लो है, कहाँ तुमको देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? एक पाइप से पानी का फ्लो होता है, तुम कहाँ देख पाते हो कि H2O मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है? नहीं देख पाते हो। लेकिन फ्लो तो मॉलिक्यूल्स का ही है। वाटर इज ऑल्सो नथिंग बट H2O मॉलिक्यूल्स। उन्हीं के फ्लो से पानी बन रहा है, नहीं देख सकते। इनॉर्मस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुमको मिलेंगे। नेचर, पार्टिकल नेचर विल बी लॉस्ट। यही एग्जैक्टली यहाँ पर भी होता है। तो वही तुमको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। हमको इसका ध्यान रखना होगा, इसको समझना होगा। तो ये होता है तुम्हारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, जो तुमको समझना चाहिए, जानना चाहिए ये क्यों है, कैसे है, और चार्ज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमको समझना होगा। वो कब सिग्निफिकेंट है, कब सिग्निफिकेंट नहीं है, वो एक पक्ष हो सकता है इसका, लेकिन है तो वो क्वांटाइज्ड ही, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ जैसी है वैसी दिख नहीं रही है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसी है ही नहीं है। वो ऐसी दिख नहीं रही है, इसका मतलब नहीं कि वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है, मगर वो उस कंडीशन में दिख नहीं सकती है। तो चार्ज है तो क्वांटाइज्ड, पानी का फ्लो में जो है तो पार्टिकल्स तो क्वांटाइज्ड है। वो अपने इस रूप में नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कह सकते हो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसलिए ऐसी बातें हम लोग को समझनी जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से ये क्वांटाइजेशन चार्ज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ चलें। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फर्स्ट टॉपिक है, उसकी बात भी कर लेते हैं। एक एक करके छोटी छोटी बातों को समझते चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो तुम्हारा मन का इस नोट कर सकते हो जल्दी। अब बच्चों क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो हम समझ चुके अच्छे से, उसके बाद एक और चीज़ हमको बेसिकली समझनी होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम दो बॉडी को रब करके चार्ज करते हैं, हम लोग पूरे अब तक ये हमने बात की, जब दो बॉडीज़ को हम लोग रब करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ज हो जाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये बॉडी में जो चार्ज आया वो नया चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। भाई हम लोग तो मैंने पहले ही कहा था, किसी भी चीज़ के कंक्लूजन तक, थ्योरी तक पहुँचने में समय लगता है। हमने बहुत सालों पहले ऑब्ज़र्व किया था कि रबिंग करने पर चार्ज होता है, मगर ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, इसको समझने में, जानने में समय लगता है। तो अभी आज जो हम ये जानते हैं इस रबिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जब भी दो बॉडी को हम रब्ड करते हैं आपस में तो चार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये चार्ज उन पर नया पैदा नहीं होता है, ये चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं कहूँ कि इस बॉडी पर कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है,
तो इस बॉडी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा, ठीक है। अगर इस बॉडी पर चार्ज का लॉस हुआ तो इस बॉडी पर उतना ही चार्ज का गेन हुआ। यहाँ से अगर चार्ज पार्टिकल्स, इसका टोटल चार्ज अगर 0 से कुछ पॉजिटिव हो गया तो उतना ही चार्ज कहीं पर और 0 से नेगेटिव हो जाएगा। तो जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है किसी भी सिस्टम में जो बॉडीज़ का जब इंट्रैक्शन होता है आपस में, तो उस इंट्रैक्शन में जो सिस्टम का टोटल चार्ज है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो उनका आपस का चार्ज बदल सकता है। ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके इंटरेक्ट करेगा, तो उन दोनों का जो इंडिविजुअल चार्ज है, इस पर जो वैल्यू, इस पर जो वैल्यू है, वो चेंज कर सकते हैं। एक सिस्टम में 10 बॉडी है, सब पे अलग अलग चार्ज है, किसी प्लस, किसी माइनस, किसी भी कुछ भी, और उनमें इंट्रैक्शन भी है, चार्ज का ट्रांसफ़र भी हो रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे चौथे में ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो उन 10 बॉडीज़ में से किसी का चार्ज घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, किसी का लगातार घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो पूरे सिस्टम में जो 10 बॉडी हैं उनका चार्ज लगातार घट बढ़ रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम में कोई चार्ज नया पैदा नहीं हो रहा है, बस ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्योंकि हम जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि उस सिस्टम में 10 बॉडी का सिस्टम में जितना टोटल चार्ज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो क्रिएट नहीं हो सकते। किसी भी सिस्टम में जो बॉडीज़ का चार्ज है आपस का, वो बदल सकते हैं, ऐसा सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है कि चार्जेस कंसेप्ट हम सब जानते हैं और ये टोटल वैल्यू कभी बदलती नहीं है। चार्ज को हम कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट चार्ज पार्टिकल को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0। अब ये न्यूट्रॉन चेंज हो गया किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया है, चार्ज तो यहाँ भी 0 था, चार्ज यहाँ भी 0 है। चार्ज पार्टिकल क्रिएट हुए हैं। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल था, उससे 2 चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गए। तो बातों को समझना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेचर में चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो कंजर्व रहेगा। तो डिफरेंस समझना कि किसी भी तरीके से हम लोग जो टोटल चार्ज है उसको हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं नेचर में, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कुछ भी प्रोसेस हो, पार्टिकल्स क्रिएट हो, डिस्ट्रॉय हो, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व ही रहना है, वो कभी चेंज नहीं कर सकता। यही नेचर का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग बहुत आराम से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं, सब कुछ इसके बारे में अच्छे समझ। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ये इस्टेब्लिश ट्रूथ है नेचर का कि चार्ज कंजर्व्ड है, बाकी जो होना हो चार्ज इज कंजर्व्ड। जो भी प्रोसेस हो सकता है हो जाए, मगर चार्ज कंजर्व है तो है, ठीक है। तो ये एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल है जो कि हमको समझना चाहिए। चार्ज के बारे में आगे पढ़ेंगे तो ये बड़े काम का चीज़ होगा हमारे लिए। तो क्वांटेशन बात समझ में आ गई, कंजर्वेशन प्रिंसिपल समझ गए हम लोग कि किसी भी प्रोसेस में बॉडीज़ का चार्ज घट बढ़ सकता है, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ का ध्यान रखना है। जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा, और चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मगर जो टोटल चार्ज है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मेरे ख्याल से बात अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने पहले कहा था कि जहाँ मुझको लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों को मर्ज नहीं करना चाहिए, तो वो अगर 10-15 मिनट का भी टॉपिक होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है। तो मुझको लगता है कि इस टॉपिक्स को हमको कहीं मर्ज नहीं करना है। क्वांटेशन प्रिंसिपल क्या होता है
भले 15-20 मिनट का टॉपिक हो, लेकिन इसको अलग से समझना जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, शायद 5-10 मिनट का टॉपिक है, मगर अलग से बात को समझना ज़रूरी है। क्लब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कुछ वीडियोस छोटे छोटे बना दिए तुम्हारे लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और चलेंगे आगे चैप्टर की तरफ। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इस चैप्टर का, कह सकते हो इस चैप्टर का जो बेसिक है, सोल एंड हार्ट है, दैट इज़ कूलॉम्स लॉ। वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में अगर कोई डाउट है, कुछ मन में प्रश्न हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो हो सकता है तो क्या होगा, ये हो सकता है तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, मेंशन करो, डाउट्स बताओ, हम लोग उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।